गौतम रायजादा मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। आज उसकी कंपनी का बर्थडे है। वो अपने माँ बाप को गांव से मुंबई बुलाता है। उसके माँ बाप फटे पुराने कपड़े पहनकर मुंबई जाते हैं, ये देखने के लिए कि कंपनी में उन्हें एंट्री दी जाएगी या फिर उन्हें धक्के देकर बाहर फेंक दिया जाएगा। और कंपनी में पहुंचने के बाद मैनेजर ने उनके साथ जो किया उसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। और जब गौतम रायजादा को ये बात पता चली तो उसने मैनेजर के साथ जो किया उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आइए वीडियो को शुरू से समझते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते तो हमें ऐसा लगता है कि मानो हमारी 10 दिन की वीडियो बनाने की मेहनत पानी में मिल गई हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस कहानी की रोमांचक यात्रा। मुंबई का आसमान उस शाम सिंदूरी और बैंगनी रंगों का एक कैनवस था, जिसे कांच और स्टील की अनगिनत मीनारों ने बेतरतीब ढंग से चीर दिया था। इन्हीं मीनारों में सबसे ऊंची रायजादा ग्रुप की इमारत शहर के सीने पर एक चमकदार हीरे की तरह जड़ी थी। इसके सबसे ऊपरी 35वें माले पर गौतम रायजादा अपने ऑफिस की फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के सामने खड़ा था। नीचे शहर एक अंतहीन जगमगाती नदी की तरह बह रहा था। गाड़ियां छोटी छोटी रोशनियों जैसी लगती थीं और इंसान लगभग अदृश्य थे। आज उसकी कंपनी की 10वीं सालगिरह थी। 10 साल। उसे वो दिन याद आया जब वो एक टूटी हुई चप्पल और आंखों में सपने लिए इसी शहर में आया था। आज उसका नाम भारत के सबसे सफल युवा उद्यमियों में गिना जाता था। बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ उसके अनुबंध थे। उसका एक शब्द बाजार को ऊपर या नीचे कर सकता था। वो सब कुछ था जो उसने कभी बनने का सपना देखा था। लेकिन आज इस सफलता के शिखर पर उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। उसकी नजर अपने महंगे इतालवी डेस्क पर रखे एक छोटे पुराने फ्रेम पर पड़ी। उसमें एक धुंधली सी तस्वीर थी। एक आदमी जिसने साधारण कुर्ता धोती पहन रखी थी और एक औरत जो सूती साड़ी में उसके बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोनों एक कच्चे घर के सामने खड़े थे। उसके माँ बाप। गौतम ने अपना फोन उठाया। उसके दिल में एक गहरी टीस उठी। वो इस चमक दमक भरी दुनिया में इतना खो गया था कि उसे गांव गए हुए लगभग 1 साल हो गया था। हेलो। लाइन के दूसरी तरफ से एक खुरदरी लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। बापू। गौतम की आवाज में एक अनजानी नरमी आ गई। मैं गौतम बोल रहा हूँ। अरे गौतम, कैसा है बेटा? रामफल की आवाज में तुरंत एक उत्साह भर गया। मीना सुनती हो, अपने लाला का फोन आया है। गौतम मुस्कुराया। वो 35 साल का हो सकता था, एक अरबों की कंपनी का मालिक, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो हमेशा लाला ही रहेगा। मैं ठीक हूँ बापू, आप कैसे हो? माँ कैसी हैं? हम भी भले चंगे हैं बेटा, बस तेरी याद आती है, मीना ने फोन लेते हुए कहा। उसकी आवाज में हमेशा की तरह ममता थी। रोटी बोटी समय पर खाता है ना? सुना है बम्बई में लोग बस हवा पीकर रहते हैं। गौतम हंस पड़ा। नहीं माँ, मैं सब खाता हूँ। सुनो, आज कंपनी की 10वीं सालगिरह है, बहुत बड़ी पार्टी रखी है मैंने। वाह बेटा, भगवान तेरी तरक्की बनाए रखे, रामफल ने कहा। मैं चाहता हूँ गौतम, एक पल के लिए झिनका। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज यहाँ आओ मेरी पार्टी में। लाइन पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। बेटा, हम यहाँ गांव में ठीक है, रामफल ने झिझकते हुए कहा। हम वहाँ क्या करेंगे? वो बड़े लोगों की बड़ी बातें और हम तो गवार ठहरे। तेरे मेहमानों के सामने तेरी बेइज्जती हो जाएगी। बापू प्लीज ऐसा मत कहो। गौतम की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वो मेरी कंपनी है, मेरे मेहमान हैं और आप मेरे माँ बाप हैं। आपकी जगह सबसे ऊपर है। अगर आप दोनों नहीं आए तो मैं ये पार्टी ही रद्द कर दूंगा। ये एक खाली धमकी नहीं थी, वो सचमुच ऐसा कर सकता था। मीना लेने आ जाएगा, प्लीज मना मत करना। मीना ने रामफल की तरफ देखा। उनके बेटे की खुशी का सवाल था, वे कैसे मना कर सकते थे? ठीक है बेटा, मीना ने आखिरकार कहा। जैसा तू कहे, हम तैयार हो जाते हैं। लव यू माँ, जल्दी आओ। गौतम ने फोन रखा और एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में सना का मुस्कुराता हुआ चेहरा कौंध गया। सना उसकी मंगेतर। आज वो सबके सामने उसे प्रपोज करने वाला था। वो चाहता था कि उस पल के गवाह उसके माँ बाप भी बने। सना बहुत मॉडर्न और परिष्कृत थी, लेकिन गौतम को यकीन था कि वो उसके साधारण माँ बाप को दिल से अपनाएगी। वो उनके लिए कितनी खुश होगी। गांव में मीना ने अपनी सबसे अच्छी लेकिन पुरानी हो चुकी सिल्क की साड़ी निकाली। रामफल ने अपने बक्से से वो कुर्ता पायजामा निकाला जो उन्होंने पिछले दिवाली पर सिलवाया था। मीना ने एक छोटे से डिब्बे में थोड़े से बेसन के लड्डू और घर का बना आम का अचार पैक किया। अपने लाला को पसंद है, उसने रामफल से कहा। वे दोनों तैयार होकर घर से निकले। मन में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उससे ज्यादा अपने बेटे से मिलने की खुशी थी। वे नहीं जानते थे कि बम्बई का ये सफर उनकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सफर बनने वाला था। ट्रेन की गति ने जब उन्हें गांव की हरी भरी पगडंडियों से दूर कंक्रीट के जंगलों की ओर धकेला तो रामफल और मीना की दुनिया सिकुड़ती और फैलती सी महसूस हुई। फर्स्ट क्लास एसी का डिब्बा उनके अपने घर से ज्यादा साफ और ठंडा था। मीना ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा और कसकर ओढ़ लिया, जैसे वो ठंडी हवा से नहीं बल्कि उस अपरिचित माहौल से खुद को बचा रही हो। रामफल खिड़की से बाहर देख रहे थे। पहले खेत आए, फिर छोटे कस्बे और फिर अचानक जैसे किसी ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया हो।
देखो, ऊंची ऊंची इमारतें शुरू हो गईं। ऐसी इमारतें जो बादलों से बातें करती थीं। मीना देख, उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ छुआ। ये इमारतें तो हमारे गांव के बरगद के पेड़ से भी 100 गुना ऊंची हैं। इनमें रहते कैसे होंगे लोग? मीना ने बाहर झांका और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हे भगवान, ये तो आसमान को छू रही हैं। अपना गौतम, अपना लाला ऐसी ही दुनिया में रहता है। उसके मन में गर्व और एक अनजाना सा डर एक साथ उमड़ पड़ा। उनके डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे। एक नौजवान जोड़ा जो अपने लैपटॉप में खोया हुआ था और एक सूट बूट पहने सज्जन जो अखबार पढ़ रहे थे। जब चाय वाला आया तो रामपल ने अपनी देहाती बोली में 2 चाय मांगी। उस नौजवान जोड़े ने एक पल के लिए नजर उठाकर उन्हें देखा और फिर एक दूसरे को देखकर दबी सी हंसी हंसे। रामपल और मीना ने वो हंसी महसूस की। ये कोई जोरदार ठहाका नहीं था, लेकिन ये किसी चाबुक से ज्यादा तेज लगा। वे दोनों एकदम देहाती लग रहे थे। रामपल का सादा सफेद कुर्ता पायजामा और मीना की साधारण साड़ी, उसके कानों में चांदी की पुरानी बालियां, ये सब उस डिब्बे की आलीशान सीटों और आधुनिक लोगों के बीच एक बेमेल तस्वीर पेश कर रहे थे। शायद हमें गौतम को बताकर थोड़े ढंग के कपड़े ले लेने चाहिए थे, मीना ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। क्यों? रामपल ने अपना आत्मसम्मान टटोलते हुए कहा। हम जैसे हैं वैसे ही हैं। हम कोई दिखावा करने थोड़ी जा रहे हैं, अपने बेटे के पास जा रहे हैं। लेकिन उनके दिल का एक कोना जानता था कि वे एक अलग दुनिया में कदम रख रहे थे, जहां जैसे हैं को शायद ही स्वीकार किया जाता हो। ट्रेन का बाकी सफर उन्होंने खामोशी में काटा, बाहर की चमक धमक को देखते हुए जो उन्हें अपनी ओर खींचने की बजाय उनसे दूर धकेल रही थी। मुंबई स्टेशन पर उतरते ही वे लोगों के एक विशाल समंदर में खो गए। हर कोई भाग रहा था, जैसे किसी के पास एक पल की भी फुर्सत। रामफल ने मीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। डर था कि कहीं वो भीड़ में खो न जाए। तभी एक साफ सुथरी वर्दी पहने एक आदमी उनके पास आया। उसके हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था, श्री रामफल रायजादा। आप ही रामफल जी हैं? ड्राइवर ने नम्रता से पूछा। जी। रामफल ने राहत की सांस ली। मैं गौतम सर ने भेजा है, चलिए गाड़ी इस तरफ है। वो उन्हें एक काली चमकदार लंबी सी गाड़ी के पास ले गया। रामफल ने ऐसी गाड़ी सिर्फ फिल्मों में देखी थी। ड्राइवर ने उनके लिए पिछला दरवाजा खोला। अंदर की सीटें मखमल जैसी मुलायम थी और ऐसी की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अरे राम, मीना ने धीरे से कहा, ये तो राजा महाराजाओं की गाड़ी लगती है। जैसे ही गाड़ी चली, वे दोनों बच्चों की तरह बाहर देखने लगे। चमचमाती दुकानें, बड़े बड़े पोस्टर, रंग बिरंगी रोशनियां और ऐसी सड़कें जिन पर मक्खी भी फिसल जाए। ये उनके गांव की धूल भरी सड़कों से बिल्कुल अलग था। वे इतने मंत्रमुग्ध थे कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि ड्राइवर बीच बीच में उन्हें शीशे से देख रहा था और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे वह चिड़िया घर में 2 नए जानवरों को देख रहा हो। आधे घंटे बाद गाड़ी एक ऐसी इमारत के सामने रुकी जो किसी महल से कम नहीं थी। रायजादा ग्रुप का नाम सोने के अक्षरों में चमक रहा था। हम पहुंच गए साहब, ड्राइवर ने कहा। रामफल और मीना गाड़ी से उतरे। उनके पैर थोड़ी देर के लिए जमीन पर जम गए। इमारत इतनी ऊंची थी कि उसका सिरा देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन पूरी पीछे करनी पड़ी। गेट पर नीली वर्दी पहने कई गार्ड खड़े थे। गौतम बेटा, हमारा लाला इतने बड़े महल का मालिक है? मीना की आवाज में अविश्वास था। हाँ मीना, रामफल ने अपनी धोती का सिरा ठीक करते हुए कहा। चल अंदर चलते हैं। वे दोनों अपनी साधारण वेशभूषा में उस भव्य इमारत की ओर बढ़े, ठीक वैसे ही जैसे 2 छोटी नावें एक विशाल अनजान समंदर की ओर बढ़ रही हों। रायजादा ग्रुप का प्रवेश द्वार किसी आधुनिक मंदिर के गर्भगृह जैसा था। कांच के विशाल दरवाजे, ग्रेनाइट का फर्श जो आईने की तरह चमक रहा था और हवा में एक महंगी भीनी खुशबू। रामफल और मीना ने झिझकते हुए पहला कदम अंदर रखा ही था कि एक रोबदार आवाज ने उन्हें वहीं रोक दिया। हेलो, रुको वहीं। एक तगड़ा गार्ड जिसकी वर्दी पर चीफ सिक्योरिटी का बैज लगा था, तेजी से उनकी तरफ आया। उसकी मूछें तनी हुई थी और आंखों में शुद्ध घृणा थी। कहाँ घुसते जा रहे हो तुम लोग, भिखारियों की शक्ल के? उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए कहा। तुम्हें पता भी है ये कहाँ आ गए हो? ये कोई मामूली पान की दुकान या धर्मशाला नहीं है। रामफल और मीना सहम गए। नहीं साहब, हम चुप। गार्ड उन पर चीखा। ये लग्जरी कंपनी है। आज यहाँ सालगिरह की पार्टी है। शहर के सबसे अमीर लोग, बड़े बड़े वीआईपी आए हुए हैं और तुम जैसे गवार फटीचर यहाँ घुसाओगे तो कंपनी की इज्जत का क्या होगा? चलो निकलो यहाँ से। गार्ड ने रामफल के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बाहर की तरफ धकेलना चाहा। अरे भाई सुनो तो। रामफल ने घबराते हुए अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। ये वही ई टिकट का प्रिंट आउट था जो गौतम के सेक्रेटरी ने भेजा था, जिस पर गेस्ट ऑफ ऑनर लिखा था। साहब ये देखो, ये हमें गौतम साहब ने दिया है। आज यहाँ हमारी दावत है। गार्ड ने बेमन से वो कार्ड उनके हाथ से लगभग छीन लिया। उसने कार्ड को ऊपर नीचे देखा। नाम पड़ा रामफल और मीना रायजादा। रायजादा सरनेम देखकर वो एक पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर उसने उन दोनों के मैले कुचैले कपड़ों और देहाती चेहरे को देखा। जरूर गांव के कोई गरीब रिश्तेदार होंगे, उसने मन में सोचा, जिन्हें साहब ने मजबूरी में बुला लिया होगा। ठीक है ठीक है, उसने गुस्से में कार्ड वापस रामफल की ओर फेंकते हुए कहा। तो तुम वो गांव वाले हो? ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। अंदर जा रहे हो तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो। साहब ने बुला लिया तो क्या अपनी औकात मत भूलना। रामफल और मीना ने अपमान का ये घूंट पिया। मीना की आंखों में
आंसू आ गए थे जिन्हें वो अपने पल्लू से पोंछ रही थी। और सुनो, गार्ड ने अपनी उंगली दिखाते हुए धमकाया, अंदर जाकर किसी अमीर मेहमान के सामने अपनी गरीबी मत दिखाना, एक कोने में चुपचाप पड़े रहना, और हाँ, खाने पर टूट मत पड़ना जैसे कभी देखा ना हो, समझे? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग कहाँ से आए हो। अगर तुम्हारी वजह से साहब को शर्मिंदा होना पड़ा या मेरी नौकरी पर आंच आई तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। कार्ड वार्ड देखता रह जाऊंगा। रामफल ने बस सिर हिला दिया, बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। चलो हटो रास्ते से। गार्ड ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और वापस अपनी पोस्ट पर जाकर खड़ा हो गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। रामफल ने मीना का हाथ थामा। चल मीना, लाला ने बुलाया है, उसके लिए सह लेंगे। वे दोनों उस चमकते हुए गलियारे से गुजरकर मुख्य हॉल की तरफ बढ़े। हर कदम एक बोझ जैसा लग रहा था। ठीक उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में गौतम रायजादा एक मशहूर ज्वेलरी स्टोर से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में एक छोटा मखमल का डिब्बा था। आज वो सन्ना को जो अंगूठी पहनाने वाला था वो खास तौर पर बेल्जियम से मंगवाई गई थी। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा। जल्दी चलो, मैं पहले ही लेट हूँ, उसने ड्राइवर से कहा। उसके मन में अपने माँ बाप के लिए भी एक चिंता थी। माँ बाप पहुँच गए होंगे। उसने अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाकर पूछा। जी सर, उनकी ट्रेन टाइम पर थी, ड्राइवर ने उन्हें पिक कर लिया है और वे बस ऑफिस पहुंचने ही वाले हैं, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। ठीक है। गौतम ने फोन काटा और मुस्कुराया। वो उनके लिए भी एक गिफ्ट लेना चाहता था, लेकिन अब देर हो रही थी। कोई बात नहीं, उसने सोचा, पार्टी के बीच में जाकर ले आऊंगा। उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी साड़ी और सूट दिलवाऊंगा। वो इस बात से बेखबर था कि उसके माँ बाप को कपड़ों की नहीं बल्कि इज्जत की जरूरत थी, जो उस पल उनसे छीनी जा रही थी। मुख्य हॉल किसी राजा के दरबार की तरह सजाया गया था। छत से लटकते क्रिस्टल के विशाल झूमर हजारों दीपों की तरह जल रहे थे, जिनकी रोशनी नीचे खड़े लोगों के हीरों और सोने के गहनों पर पड़कर और भी ज्यादा चमक रही थी। हवा में ऑर्किड और जैस्मीन के फूलों की महक महंगे परफ्यूम और लजीज खाने की खुशबू के साथ मिली हुई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और 10 वाला बिस्किट कितने का है, जी भी वही खड़ा था। फिल्मी सितारे और राजनेता अपने सबसे महंगे लिबासों में वाइन के गिलास हाथों में लिए एक दूसरे से बतिया रहे थे। हर तरफ हंसी और धीमी आवाज में होती करोड़ों की डील्स की बातें थी। इसी चकाचौंध के बीच रामफल और मीना ने एक कोने से प्रवेश किया। वे दोनों किसी और ही दुनिया से आए हुए लग रहे थे, जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग पर 2 भद्दे दाग लग गए हों। वे एक खंभे के पीछे एक किनारे पर खड़े हो गए, ठीक जैसा उस गार्ड ने उन्हें हिदायत दी थी। उनकी आंखें बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थीं, उनके बेटे गौतम को। लाला कहाँ है? मीना ने घबराते हुए पूछा। यहाँ तो कोई भी अपनी जान पहचान का मीना आता ही होगा, फंसा होगा, रामफल ने उसे तसल्ली दी। हालांकि उनका खुद का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे उस माहौल में सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तभी एक वेटर उनके पास से गुजरा। उसने हाथ में शैंपेन के गिलासों की ट्रे पकड़ी हुई थी। उसने रामफल और मीना को ऐसे देखा जैसे वे कोई गंदगी हो और मुंह बिचकाकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर पार्टी के केंद्र में सना खड़ी थी। सना गौतम की होने वाली पत्नी। वो एक गहरे लाल रंग के डिजाइनर गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके गले में हीरे का एक सेट चमक रहा था। वो अपने दोस्तों और कुछ जरूरी क्लाइंट से घिरी हुई थी, जोर जोर से हंस रही थी और पार्टी की मेजबानी कर रही थी। आज वो बहुत खुश थी। आज गौतम उसे सबके सामने प्रपोज करने वाला था। वो मिसेस गौतम रायजादा बनने वाली थी। सना एक बेहद वाकांक्षी लड़की थी। वो भी एक साधारण परिवार से आई थी, लेकिन उसने अपनी गरीबी और अपने अतीत को बहुत पीछे छोड़ दिया था। वो उस अतीत की परछाई से भी नफरत करती थी। सना की नजरें घूमते घूमते अचानक उस खंबे के पास रुकी जहाँ रामफल और मीना सहमे हुए खड़े थे। एक पल के लिए सना ने उन्हें घूर कर देखा। ये कौन है? उसने सोचा। इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में ये 2 देहाती भिखारी कैसे आ गए? उसकी मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसका चेहरा तमतमा गया। गार्ड्स ने इन्हें अंदर कैसे है? ये गौतम की पार्टी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। एक्सक्यूज मी, उसने अपने दोस्तों से कहा और गुस्से में कदम बढ़ाती हुई उस कोने की तरफ चल दी। उसके ऊंची एड़ी के सैंडल फर्श पर टक-टक की आवाज कर रहे थे, जो किसी खतरे की घंटी की तरह लग रही थी। रामफल और मीना ने उसे अपनी तरफ आते देखा। उन्हें लगा शायद वो गौतम के बारे में बताने आ रही है। वे नहीं जानते थे कि उन पर एक और तूफान आने वाला था। सना उनके सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि रामफल और मीना एक कदम पीछे हट गए। अरे, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? उसकी आवाज किसी जहर बुझे तीर की तरह थी। तुम भिखारियों की इतनी हिम्मत कि तुम इस बिल्डिंग में इस पार्टी में घुस आए? आसपास खड़े कुछ मेहमानों ने ये देखा और वे रुक गए, लेकिन अब सबका ध्यान इस छोटी सी झड़प पर केंद्रित होने लगा था। मैडम, हम, रामफल ने अपनी कांपती आवाज में कहने की कोशिश की। चुप रहो, सना उन पर चीखी। तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? ये लग्जरी कंपनी है। यहाँ भिखारियों का कोई काम नहीं है। जाओ, बाहर जाकर किसी मंदिर के आगे भीख मांगो। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो मुंह उठाकर अंदर चले आए। मीना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। सना ने घृणा से उन्हें देखा। नए कपड़े पहनकर आ गए तो क्या लगा? मैं पहचान नहीं पाऊंगी? तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी चाल ढाल से तुम्हारी गरीबी साफ झलक रही है। मैडम, हम मेहमान हैं, रामफल ने हिम्मत जुटाकर कहा। हमारा बेटा गौतम सर, उन्होंने
उन्होंने हमें बुलाया है। उन्होंने कहा था कि आज कंपनी की सालगिरह है और हम उनके माँ बाप हैं। रामफल बस इतना ही कह पाया था। माँ बाप, ये शब्द सना के कानों में एक बम की तरह फटा। ये गवार, ये भिखारी गौतम के माँ बाप। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। तो ये है गौतम का सरप्राइज। वो इन लोगों को मेरी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। मेरे दोस्त, मेरा सर्कल, वो वीआईपी लोग क्या सोचेंगे कि सना ने एक गंवार से शादी की है जिसके माँ बाप ऐसे दिखते हैं। उसका दिमाग गुस्से और शर्मिंदगी से सुन्न हो गया। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया, उसकी सारी मेहनत, उसका सारा रुतबा एक पल में मिट्टी में मिल गया है। झूठ बोलते हो, वो गुस्से में चीखी, अपनी शर्मिंदगी को अपने गुस्से के पीछे छिपाते हुए। तुम गौतम के माँ बाप हो और मुझसे जुबान लड़ाए जा रहे हो। उसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ रामफल के गाल पर जड़ दिया। चटाक। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। रामफल, जो पहले ही घबराए हुए थे, इस अप्रत्याशित हमले से अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। वो अपना गाल सहला रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से फटी हुई थी। उनकी पगड़ी खिसक कर जमीन पर गिर गई। मीना चीख पड़ी, अरे ये क्या किया आपने? वो अपने पति को उठाने के लिए झुकी। पार्टी में मौजूद सभी मेहमान, सभी बिजनेसमैन, सभी सितारे सब चौंक कर वहीं रुक गए। कुछ लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाल लिए और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सना हाफ रही थी। उसे एहसास नहीं था कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। देखा सबने। वो अब और जोर से चीखी, अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश करते हुए। सोच रहे हैं आज यहाँ पार्टी है तो फ्री में खाने चल दिए? मुझे पागल बना रहे हो? मैं यहाँ सुबह से शाम तक लोगों को ही देखती हूँ। मैं एक नजर में इंसान की औकात पहचान लेती हूँ। गॉड, ओ गॉड, सना ने जोर से आवाज लगाई। कहाँ मर गए सब? किस चीज की तनख्वाह लेते हो तुम लोग? वही गार्ड राकेश जो गेट पर मिला था, एक और गार्ड्स के साथ भागता हुआ अंदर आया। हॉल का माहौल देखकर वो घबरा गया। जी मैडम, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में? तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? सना उस पर बरसी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ वीआईपी मेहमान आए हुए हैं और तुम इन भिखारियों को, इन अछूतों को अंदर आने की इजाजत दे रहे हो? दूसरे लोग क्या सोचेंगे? हमारी कंपनी का तो स्टैंडर्ड ही गिरा दिया इन लोगों ने। गार्ड राकेश ने जब जमीन पर गिरे रामफल और मीना को देखा तो वो भी डर गया। उसे लगा कि अगर उसने इन्हें अंदर आने की इजाजत देने की बात कबूली तो उसकी नौकरी पक्की जाएगी। नहीं मैडम, मैंने तो इन्हें बाहर ही रोक दिया था। ये जरूर किसी और रास्ते से या झूठ बोलकर अंदर आ गए होंगे। उसने बेशर्मी से झूठ बोला। पार्टी में खड़े लोग अब हंसने लगे थे और कानाफूसी कर रहे थे। यार, इन भिखारियों को अंदर कैसे आने दिया? गौतम रायजादा की पार्टी में ये सब कितनी शर्म की बात है। इन्हें देकर ही उल्टी आ रही है। रामफल जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे। मीना ने उन्हें सहारा दिया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब वहाँ सिर्फ एक खालीपन था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चल मीना, यहाँ से चलते हैं, रामफल ने अपनी कांपती आवाज में कहा। वे दोनों मुड़े और बाहर की तरफ चलने लगे। वे जैसे ही एक टेबल के पास से गुजरे, रामफल का कांपता हुआ हाथ पास पड़ी एक टेबल से टकरा गया। टेबल पर रखा पानी का एक गिलास सीधा उछला और वहाँ बैठे एक अमीर आदमी के महंगे सफेद कोट पर जा गिरा। अबे अंधा है क्या बुड्ढे? वह आदमी अपनी सीट से भड़क कर खड़ा हो गया। दिखाई नहीं देता? मेरा 2 लाख का सूट खराब कर दिया। यह देखकर सन्ना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग हैं ही मनहूस। पहले पार्टी में घुसे, फिर ड्रामा किया और अब मेहमानों के कपड़े खराब कर रहे हैं। उसने आगे बढ़कर मीना को जोर से धक्का दिया। पकड़ो इन दोनों को गार्ड्स और यहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंको। मीना लड़खड़ा गई, लेकिन रामफल ने उसे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। और सुनो, सना ने गार्ड्स को धमकाया, अगर ये लोग मुझे इस बिल्डिंग के आसपास भी दोबारा दिखें तो तुम सबका बोरिया बिस्तर उठाकर तुम्हें भी यहाँ से दफा कर दूंगी, समझ गए? ये सुनते ही गार्ड्स घबरा गए। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, राकेश गार्ड ने कहा। हम अभी के अभी इन मनहूस लोगों को ठिकाने लगाते हैं। दोनों गार्ड्स ने रामफल और मीना की बाह जोर से पकड़ी। चलो चलो भिखारियों, बूढ़े फटीचरों, एक गार्ड ने उन्हें घसीटते हुए कहा। तुम्हें बुढ़ापे में भी शर्म नहीं आई जो तुम लोग यहाँ फ्री का खाना ठूंसने आ गए? आज तो हमारी नौकरी ही खतरे में डाल दी थी। वे दोनों रामफल और मीना को बेइज्जत करते हुए, घसीटते हुए उस आलीशान हॉल से बाहर ले गए। मेहमानों की भीड़ ने उन्हें रास्ता दिया जैसे वे कोई छूत की बीमारी हो। गार्ड्स उन्हें घसीटते हुए कंपनी के मुख्य गेट तक ले आए और उन्हें पूरी ताकत से बाहर फुटपाथ पर फेंक दिया। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, राकेश ने कहा और गेट बंद कर लिया। रामफल और मीना जमीन पर गिरे पड़े थे। सड़क पर आते जाते लोग रुक गए। कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ फिर से वीडियो बनाने लगे। अरे देखो इन बूढ़े बुढ़िया को, लगता है किसी बड़ी पार्टी में फ्री का खाना खाने गए होंगे। कंपनी वालों ने धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। अच्छा हुआ इनके साथ। मीना फूट फूट कर रोने लगी। रामफल ने जमीन पर पड़ी अपनी पगड़ी उठाई, उसकी धूल झाड़ी और उसे वापस अपने सिर पर रखने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर पाए। आज उनके बेटे की सफलता ने उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा दी थी। तभी सड़क के मोड़ से एक चमचमाती ब्लैक रोल्स रॉयस कार मुड़ी और कंपनी के गेट के बाहर आकर रुकी।
रुकी। रोल्स रॉयस का दरवाजा खुला और उसमें से गौतम रायजादा बाहर निकला। उसने एक महंगा काला सूट पहना हुआ था और उसके हाथ में गिफ्ट के 2 बक्से थे, एक सना के लिए और एक जो उसने रास्ते में अपने माँ बाप के लिए खरीदा था। वह मुस्कुराता हुआ गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन गेट के पास इतनी भीड़ देखकर ठिठक गया। उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर गिरे 2 बूढ़े लोगों की तरफ इशारा करके हंस रहे थे। क्या बात है? गौतम ने पास खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। गेट के पास इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? गार्ड गौतम को देखकर सकपका गया। सर, वो 2 बूढ़े भिखारी अंदर पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास एक फेक एंट्री कार्ड भी था। सना मैडम ने उन्हें देखा और उन्हें 2 गार्ड्स को कहकर बाहर फेंकवा दिया है। गौतम का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। 2 बूढ़े भिखारी, फेक एंट्री कार्ड। उसके दिमाग में घंटी बजी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मन में सोचा। भिखारी फेक कार्ड कैसे बनवाएगा? और मेरे माँ बाप, वो भी तो। एक भयानक आशंका ने उसके दिल को जकड़ लिया। हटो! वो गार्ड को एक तरफ धकेलता हुआ चिंता में भीड़ की तरफ बढ़ा। भीड़ ने जैसे ही गौतम रायजादा को देखा, वे तितर बितर होने लगे। और फिर गौतम ने उन्हें देखा। जमीन पर फुटपाथ की धूल में उसके माँ बाप बैठे थे। मीना रो रही थी और रामफल अपनी फटी हुई धोती को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। उनका गाल सूजा हुआ था और उस पर उंगलियों के लाल निशान थे। गौतम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से गिफ्ट के डिब्बे छूटकर जमीन पर गिर पड़े। वो एक पल के लिए मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कोई बुरा सपना था, ये सच नहीं हो सकता। माँ बापू! एक दिल दहला देने वाली चीख उसके गले से निकली और वो रोता हुआ जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। वो घिसटता हुआ उनके पास पहुंचा। माँ, तुम यहाँ जमीन पर? बापू, आपके गाल पर ये किसने किया ये सब? उसने रोते हुए मीना का हाथ पकड़ा। मीना ने जैसे ही अपने बेटे को देखा, वो जोर जोर से रोने लगी। बेटा लाला, हमें नहीं पता था। रामफल ने कुछ नहीं कहा। वो बस खाली आंखों से अपने बेटे को देखते रहे। उनका सारा स्वाभिमान, सारा गर्व आज कुचल दिया गया था। गौतम ने अपने पिता के गाल पर छपे उंगलियों के निशानों को देखा। उसका खून खौल उठा। उसके आंसू गुस्से में बदल गए। वो समझ गया था कि ये किसने किया होगा। गार्ड ने कहा था, सना मैडम ने उन्हें बाहर फेंकवाया है। सना! वो गुस्से में दहाड़ा। उसकी दहाड़ से सड़क पर खड़े लोग भी कांप गए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने जल्दी से अपने माँ बाप को सहारा देकर उठाया। उठो माँ, उठो बापू। उनके कपड़े धूल से सने हुए थे। गौतम ने अपने महंगे सूट की परवाह किए बिना उन्हें अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो बापू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो उन्हें पकड़कर कंपनी के गेट की तरफ बढ़ा। गेट पर खड़ा गार्ड राकेश उसे देखकर डर के मारे पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से गेट खोला। सर, वो मुझे नहीं पता था। गौतम ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी बारी बाद में आएगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। वो अपने माँ बाप को उस भीड़ भरे हॉल से नहीं बल्कि प्राइवेट एलिवेटर से सीधा अपने 35वें माले पर बने VIP ऑफिस में ले गया। उसने उन्हें अपने लेदर के सोफे पर बिठाया। माँ, पापा, उसने रोते हुए कहा, आप यहाँ बैठो। मैं अभी आप दोनों का बदला लेता हूँ। जिसने भी आपकी ये हालत की है, वो आज इस कंपनी से बाहर जाएगा। वो ये कहकर गुस्से में मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। गौतम जब एलिवेटर से निकलकर मुख्य हॉल में वापस आया तो पार्टी का माहौल बदल चुका था। सना ने गार्ड्स को डांटकर वापस भेजा था और वो मेहमानों को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ नहीं, बस थोड़े अनचाहे लोग आ गए थे। जैसे ही गौतम ने हॉल में कदम रखा, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें जल रही थीं और उसके सूट पर धूल लगी हुई थी। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर रायजादा। कुछ लोगों ने उसे बधाई दी, लेकिन गौतम ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधा रिसेप्शन डेस्क पर गया और माइक छीन लिया। सना कहाँ है? उसकी गूंजती हुई ठंडी आवाज से हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कहाँ मर गई सना? सना, जो अपने दोस्तों के साथ हंसकर शैंपेन पी रही थी। गौतम की आवाज सुनकर चौंक गई। इसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया, उसने सोचा। लेकिन वो तुरंत अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर उसकी तरफ दौड़ी। गौतम, तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार। उसने बस इतना ही कहा था। छटाक! गौतम ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा सना के गाल पर जड़ दिया। तमाचे की आवाज ने उस थप्पड़ की गूंज को भी फीका कर दिया जो सना ने रामफल को मारा था। सना जमीन पर गिर पड़ी। पूरा हॉल, सारे मेहमान, सारे वेटर, सब के सब भौंचक के रह गए। अरे, इसने सना को थप्पड़ क्यों मार दिया बिना किसी वजह के? गौतम पागल हो गया है क्या? सना जमीन पर बैठी अपना गाल सहला रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे अपमान के थे, पछतावे के नहीं। गौतम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मेरी हिम्मत? गौतम चीखा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। तुमने जिन्हें अपमानित किया, जिन्हें गरीब, फटीचर, भिखारी और अछूत कहा, जिन्हें तुमने गांठ से धक्के मारकर बाहर फेंकवाया, वो मेरे माँ बाप थे। ये शब्द एक बिजली की तरह गिरे। हॉल में मौजूद हर शख्स सुन्न हो गया। सना हक्की बक्की रह गई। उसे लगा था कि गौतम आएगा, गुस्सा करेगा और वो रोध होकर ये कहकर उसे मना लेगी कि मुझे नहीं पता था। लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो तुरंत गौतम के पैरों में गिर पड़ी। गौतम, गौतम, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था,
मुझे सच में नहीं पता था कि वो तुम्हारे। बस सना, गौतम चीखा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें ये पता भी होता कि वो मेरे माँ बाप हैं तो भी क्या तुम किसी और गरीब इंसान के साथ ये सब करती? तुम सिर्फ इसलिए माफी मांग रही हो क्योंकि वो मेरे माँ बाप निकले, इसलिए नहीं कि तुमने दो बुजुर्गों की बेइज्जती की। नहीं गौतम, ऐसा नहीं है। मैं बस पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी। तुमने पार्टी नहीं, मेरी जिंदगी खराब कर दी। गौतम ने उसे घृणा से देखा। निकल जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त। उसने जोर से चिल्लाकर गार्ड को आवाज लगाई। गार्ड, वही गार्ड राकेश, डर से कांपता हुआ भागता हुआ अंदर आया। वो गौतम के गुस्से को देखकर घबरा गया। ची साहब, उसने हतलाते हुए कहा। इस औरत को, गौतम ने सना की तरफ इशारा किया, इस मनहूस औरत को यहाँ से घसीटकर कंपनी से बाहर फेंको। और इसकी शक्ल मुझे इस बिल्डिंग में तो क्या, इस शहर में दूर दूर तक दिखाई नहीं देनी चाहिए। गार्ड ने एक पल के लिए झिझक दिखाई। वो सना मैडम थी, होने वाली मालकिन। सुना नहीं तुमने? गौतम दहाड़ा। गार्ड ने तुरंत सना की बाह पकड़ी, उसे घसीटना शुरू कर दिया। नहीं गौतम, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गौतम, सना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। गार्ड उसे वैसे ही घसीटते हुए बाहर ले गया जैसे कुछ देर पहले उसने रामफल और मीना को घसीटा था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। गौतम हाफ रहा था, उसकी मुट्ठियां भंची हुई थी। उसने भीड़ की तरफ देखा। वे सभी मेहमान जो कुछ देर पहले हंस रहे थे अब नजरें झुकाए खड़े थे। और तुम लोग, गौतम की आवाज में अब भी वही गुस्सा था, तुम सब बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। दो बुजुर्गों की बेइज्जती होती रही, एक औरत उन पर हाथ उठाती रही और तुम सब वीडियो बनाते रहे। किसी एक ने भी आगे बढ़कर उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, क्योंकि वे गरीब दिख रहे थे। सभी के सिर शर्म से झुक गए। पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। वो आलीशान हॉल जो कुछ घंटे पहले जन्नत लग रहा था अब किसी वीराने जैसा लग रहा था। हर तरफ झूठे गिलास और बिखरा हुआ खाना पड़ा था। गौतम रायजादा उस खाली हॉल के बीचों बीच अकेला खड़ा था। आज उसकी कंपनी की सालगिरह थी। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाना था। लेकिन आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार गया था। उसे धोखा मिला था। उसकी कंपनी की साख दांव पर लग गई थी और सबसे बढ़कर उसके। यहाँ से घसीटकर कंपनी से बाहर फेंको। और इसकी शक्ल मुझे इस बिल्डिंग में तो क्या, इस शहर में दूर दूर तक दिखाई नहीं देनी चाहिए। गार्ड ने एक पल के लिए झिझक दिखाई। वो सना मैडम थी, होने वाली मालकिन। सुना नहीं तुमने? गौतम दहाड़ा। गार्ड ने तुरंत सना की बाह पकड़ी, उसे घसीटना शुरू कर दिया। नहीं गौतम, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गौतम, सना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। गार्ड उसे वैसे ही घसीटते हुए बाहर ले गया जैसे कुछ देर पहले उसने रामफल और मीना को घसीटा था। हॉल में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। गौतम हाफ रहा था, उसकी मुट्ठियां भंची हुई थी। उसने भीड़ की तरफ देखा। वे सभी मेहमान जो कुछ देर पहले हंस रहे थे अब नजरें झुकाए खड़े थे। और तुम लोग, गौतम की आवाज में अब भी वही गुस्सा था, तुम सब बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। दो बुजुर्गों की बेइज्जती होती रही, एक औरत उन पर हाथ उठाती रही और तुम सब वीडियो बनाते रहे। किसी एक ने भी आगे बढ़कर उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधारण कपड़े पहने थे, क्योंकि वे गरीब दिख रहे थे। सभी के सिर शर्म से झुक गए। पार्टी खत्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे। वो आलीशान हॉल जो कुछ घंटे पहले जन्नत लग रहा था अब किसी वीराने जैसा लग रहा था। हर तरफ झूठे गिलास और बिखरा हुआ खाना पड़ा था। गौतम रायजादा उस खाली हॉल के बीचों बीच अकेला खड़ा था। आज उसकी कंपनी की सालगिरह थी। आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाना था। लेकिन आज वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हार गया था। उसे धोखा मिला था। उसकी कंपनी की साख दांव पर लग गई थी और सबसे बढ़कर उसके।